बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 10 सितंबर को हुए केमिस्ट्री पोर्शन मॉर्निंग बैच के अंदर जो पेपर है हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के एसिड ऑब्टेन्ड बाय द बाइट ऑफ आंटीज, चींटी के काटने से बेसिकली यहाँ पे मजीद स्पेसिफाई करें तो रेड आंट की बाइट से हमारे पास जो एसिड ऑब्टेन होता है उससे हमारे पास कौन सा एसिड हासिल होता है। तो हमारी बुक की इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास उससे हासिल होने वाला जो एसिड है वो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है कि फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ। बच्चे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे उनमें से जो राइट ऑप्शन था वो 2,4-DNPH था। बच्चे याद रखें 2,4-DNPH जो है वो कौन सी चीज़ें देती हैं, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों की टेस्ट देती हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों टेस्ट देते हैं, लेकिन बच्चे ये भी याद रखें कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड आल्सो एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं है, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस तरह भी हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली वही सेम ग्रुप है जो कि आप लोगों के पास एल्डिहाइड्स के अंदर मौजूद होता है। तो फॉर्मिक एसिड को तमाम के तमाम टेस्ट शो करता है जो कि एल्डिहाइड्स टेस्ट जनरली शो करते हैं, लाइक फैक्टिंग सोल्यूशन भी शो कर सकता है, ये 2,4-DNPH का टेस्ट भी शो कर रहा होता है। तो अगर आपने इनके दरमियान फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड के केस में हमारे पास क्या होता है कि CH3 सी डबल बॉन्ड हो और इस तरफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिर क्या आ जाएगा कि हम लोग बोलेंगे कि दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन जो है वो आ चुका होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में ये भी आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे भी तो सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है वो हमारे पास मौजूद है। सॉरी बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ओ एच और ओ एच ही आएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं होता, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच एक तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो हमारे पास क्लियर कट हमें पता लग रहा है कि फॉर्मिक एसिड के अंदर हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप मौजूद होता है और वो तमाम के तमाम टेस्ट शो करेगा जो कि हमारे पास एल्डिहाइड शो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 2,4-DNPH बन रहा था, बाकी ऑप्शन बच्चों को याद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे। एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे पास है वो यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल आ जाए या फिर किलो जूल पर मोल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बच्चे की बात याद रखें कि एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जहाँ से भी आपको ऑथेंटिक एमसीक्यूज मिलती हैं वहाँ से लाजमी तौर पर उनको प्रिपेयर करें, अच्छे से देख कर जाएँ। एमसीक्यूज हर एक पेपर के अंदर जो है रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको लोगों को बार बार जो है इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बच्चे कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डबल। बच्चे हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m के जो है वो हमारे पास ये बराबर होगा। और VRMS जो है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज़ के, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं दोनों साइड के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास V स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। आपने क्या किया, आप लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो वेलोसिटी को डबल करने के नतीजे में आप लोगों के पास जो टेम्परेचर होगा वो आप लोगों को 4 टाइम इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मेलोनिक एसिड। बच्चे मेलोनिक एसिड का अभी तक नेम बेसिकली यहाँ से पूछा गया था, आपको मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। तो ये हमारे पास 1 3 उसके बाद 3 कार्बन है, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड जो है वो हमारे पास इसका आईयूपैक नेम जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यही इसका जो है वो हमारे पास सेकंड नेम आप लोगों से पूछा गया था, तो आप लोगों ने यही नेम जो था वहाँ पे पिक करना था। बच्चे आपकी बुक के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर पीटीबी की बुक के अंदर लिख रहे हैं, थैलिक एसिड बार बार पूछा जा रहा है कि उसका नेम पूछा जा रहा है, उसका आईयूपैक नेम पूछा जा रहा है। उसके बाद एरोमेटिक होता है या एलिफेटिक होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने अच्छे तरीके से पीटीबी की बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 13 का जो सेकंड पेज है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्लोरीन इज अटैच टू अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन एटम। हमारे पास ये क्लोरीन है, कहता है हमारे पास एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। तो बच्चे हमारे पास डेफिनेशन होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। अगर हमारे पास ये लिखा होता कि 1 की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर आप लोगों के पास आंसर होना था सेकेंडरी। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 3 लिखा होता तो आप लोगों के पास राइट ऑप्शन होना था टर्शरी। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 की जगह पे नन लिखा होता कि कोई भी नहीं, तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक हमने उसको भी क्या बोलना था, हमने उसको प्राइमरी का ही नाम देना था। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो प्राइमरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे हमारे पास एस बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, क्रैकिंग
हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उनको हम लोग लेस वोलेटाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मीन्स लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर लेस वोलेटाइल जो हमारे पास हाई हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम लोग उनको मोर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। वोलेटाइल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चे याद रखिएगा वोलेटाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स की कौन सी चीज़ है वो वेपर्स के अंदर आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास वोलेटाइल होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके वेपर्स नहीं बन सकते, तो हम लोग बोलते हैं उसकी वोलेटिलिटी क्या होती है, हमारे पास कम होती है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्रैकिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट इज शोन बाय। तो बच्चे वो बाहर टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन शो करते हैं, एल्डिहाइड हमारे पास ये टेस्ट शो नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा कि हमारे पास कीटोन शो करते हैं, एल्डिहाइड यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास कीटोन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू, इसकी रीजन क्या होती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल होने की वजह से हमारे पास जो होल्डिंग होती है न्यूक्लियस की, होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये भी एक रीजन पूछी जाती है। बच्चे इसको भी ऑप्शन के अंदर जो थे वो सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छे से याद नहीं था कि मतलब ये और ये दोनों ऑप्शन जो थी वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रही थी कि जब हम लोग इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स करते हैं तो होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाता है, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। शेडिंग इफेक्ट डिक्रीज नहीं करता बच्चे, इंक्रीज करता है। याद रखिएगा जो शेडिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ शेल्स के साथ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे हमारे पास शेडिंग इफेक्ट उतना ही बढ़ता रहता है। डाउन दी ग्रुप हमारे पास शेडिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड जो है वो हमारे पास शेडिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स एनर्जी इज। तो बच्चे जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो रिलीज आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इफ अ बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन टू एटम्स, तब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। याद रखिएगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। मतलब अगर दो लोगों में अच्छी दोस्ती है, वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वहाँ पे मोहब्बत निकलती है, मतलब वहाँ से अच्छी वाइब्स आप लोगों को देखने को मिलती है, वहाँ पे रिलीज होती हैं। लेकिन अगर कोई दो अच्छे दोस्त है, आपने उनको लड़वाना है तो आपको अपनी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, आपको उनको तोड़वाना पड़ेगा, लड़ाई करवानी पड़ेगी, चालपूसी करनी पड़ेगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो हम लोग बोलते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो एंडोथर्मिक होता है, जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो रिलीजिंग एनर्जी रिलीजिंग या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहता है अमाइनो एसिड दैट अ बॉडी फॉर्म इज। वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं हमें उनके बाहर से ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हम लोग इनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। जबकि वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकते उनको हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं, और हमें इन्हें खुराक के थ्रू लेना ही पड़ता है। अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग बीमारियों का शिकार हम लोग वहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन। बच्चे कल का क्वेश्चन नहीं था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है और मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ओवर 6 मिलियन पीटीपी की बुक की लाइन है। याद रखिएगा कि हमारे पास 6 मिलियन से ज़्यादा अभी तक तो बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन चूँकि हमारी बुक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है हमें वही क्लिक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बुक की लाइन के ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिंग। बच्चे हमारे पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COONA। पहले तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साल्ट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे सिंपली याद रखिएगा कि आपके पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया किस चीज़ के साथ, सोडियम के साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ वाटर को ऐड करवा देता हूँ। कि मैं इसके अंदर वाटर को ऐड करूँगा तो मैं वाटर को इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग वाटर के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो हमारे पास एच इसके साथ आ जाएगा तो हमारे पास CH3COOH बन जाएगा, और साथ में हमारे पास NOH जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाती है। मतलब हम लोग अगर वाटर को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आप लोगों के पास जहाँ पे बुक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोगों ने साल्ट बनाए हैं उसी रिएक्शन को रिवर्स करना था, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो था वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो बच्चे हाफ लाइफ का जो सिंपल रिलेशन होता है पहले तो वो याद रखें कि हमारे पास जो हाफ लाइफ का रिलेशन होता है वो T1/2n जो है वो इन्वर्सली रिलेट होता है 1/a।
इंटू एन माइनस वन की। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो हम लोग एन की जगह पे वन पुट कर देंगे तो टी वन बाई टू वन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, उसका रिलेशन जो है हमारे पास 0.693 बाई के। ये पूरी डिराइव्ड फॉर्म होती है, कैसे आती है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी हमारे बुक के अंदर गिवन है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी। तो याद रखिएगा बच्चे, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो 1/k आ जाएगा, और अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आता है वो 1.5/ka² जो है वो हमें देखने को मिलता है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन आना था वो 0.693/k देखने को मिलना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता है जो फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। बच्चे आपके बुक के अंदर ना क्लासिफिकेशन लिखी है, मैंने यहाँ पे पूरा एक टेबल की फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स की दो टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक के भी आगे दो टाइप्स होती हैं, हमारे पास सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक है उसके भी दो टाइप्स है, सिंथेटिक भी और नेचुरल भी। तो आपने इनको देख लेना, उसने इनऑर्गेनिक पॉलीमर का पूछा था, तो सिलिकॉन ऑयल, डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, इनमें से कोई भी आता है वो इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक के अंदर प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे क्या हैं, जो ऑर्गेनिक हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, जिस भी तरह से पूछे आप लोग इस टेबल को याद रखेंगे तो आप लोगों का आंसर जो है इंशाल्लाह वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। बच्चों मैं बार बार ग्रुप्स के अंदर भी आप उनको बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ कि पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक को लास्ट में पढ़ें, आज तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर बार इसमें से 2 3 4 5 इवन 5 MCQs भी पूछे जा चुके हैं पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक में से। तो ये कहता है कि बच्चों फॉलोइंग है सेम स्टेप। तो बच्चे हमारे पास जो होती हैं स्टेप E1 एंड SN1, इनके अंदर क्या होता है कि पहला स्टेप यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, वो दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमारे पास दोनों के अंदर जो पहला स्टेप होगा वो सेम होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। आप लोग इसका मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बता सकता, लेंथ हो जाती है काफ़ी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कहता है कि बच्चे फॉलोइंग डिपोजर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एट एनोड। बच्चे एनोड है तो इतनी बात तो कंफर्म आ गई कि आपके पास कोई ना कोई नेगेटिव स्पीशीज ही एनोड के ऊपर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। बच्चे कॉपर सल्फेट है और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट आएगा, मतलब कॉपर सल्फेट को भी आपने डिसोसिएट करवाया तो Cu+2 और सल्फेट आयंस बनते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वाटर मौजूद होता है, तो इस केस में आप लोगों के पास एक पॉजिटिव बनता है, साथ में हमारे पास जो है वो H नेगेटिव आ जाता है। मैंने जब आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था बच्चे, जब हमारे पास कंपटीशन आता है ना, मतलब यहाँ पे कंपटीशन आ चुका है दो एनाइंस के दरमियान, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर OH नेगेटिव का कंपटीशन होगा किन चीज़ों के साथ, एक ऐसे एनाइन के साथ जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, लाइक सल्फेट आ जाते हैं, आप लोगों के पास नाइट्रेट आ जाते हैं, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल जो है वो हमारे पास एनाइन है। तो उस केस में OH नेगेटिव ही जाएगी एनोड के ऊपर, और आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, O2। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा, O2। सिर्फ एक केस में OH नेगेटिव नहीं जाएगा, वो कब होगा, जब OH नेगेटिव का कंपटीशन होता है किस चीज़ के साथ, हैलोजेंस के साथ। तो तब हमारे पास हैलोजन जाएंगे एनोड के ऊपर और हमारे पास वही प्रोडक्ट के तौर पे बन रही होती हैं। अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल के साथ समझना है तो मैंने जो टेस्ट प्रोवाइड किए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसकी डिस्कशन के अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके इस डिस्कशन को भी सुन सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कहता है कि जो फॉलोइंग गिव्स विटराइन। बच्चे अगर यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, अमीनो एसिड, ये सारे के सारे ऑप्शन मौजूद होती हैं, और के ऑप्शन मौजूद ना होती तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना था अमीनो एसिड को, क्योंकि हमारी बुक कहती है कि अमीनो एसिड शोज एज विटराइन। लेकिन बच्चे याद रखें कि विटराइन एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है अमीनो एसिड के लिए, मतलब बच्चों ने मुझे ये ऑप्शन दिए हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को ये वाले ऑप्शन आ सकते हैं। अदरवाइज एल्डिहाइड और कीटोन जब कैटोनिज्म शो करते हैं तो ये विटराइन फॉर्मेशन भी शो करते हैं। जब आप लोग एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास इनकी कीटो इनोल फॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिल रही होती हैं। तो बच्चे वहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर होता है और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं। तो विटराइन कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हमारे पास एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों कैटोनिज्म शो करते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बोथ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अमीनो एसिड भी मौजूद हो और बाकी ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन मौजूद ना हो तो आप लोग अमीनो एसिड को जो है वो प्रेफरेबली पिक कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय। तो बच्चे वहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और NH बॉन्ड है वो हमारे पास बन रहा होता है। और याद रखिएगा CN बॉन्ड है हमारे पास कौन सा आता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमारे पास इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का आप लोगों को पता ही है, वाटर के केस में NH3 या PHF के केस में देखने को मिल सकते हैं।
और डिजिटल लिंकेज आप लोगों को लिपिड्स वगैरह के केस में देखने को मिल जाता है नहीं है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, अकॉर्डिंग टू हेसिसा व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन। बच्चे हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है और वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो स्टेट फंक्शन है, लेकिन हीट और वर्क के दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बनाना प्लीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैकेनिज्म फॉलोड बाय द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बच्चे ये भी क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिस्कशन के अंदर बता चुका हूँ कि अगर तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं तो वो जो मैकेनिज्म शो करते हैं वो SN2 करेंगे, SN1 कौन से शो करते हैं वो टर्शरी करते हैं, और अगर सेकेंडरी का पूछा जाता है तो सेकेंडरी दोनों तरह के शो करते हैं, वो SN1 भी शो करेंगे, वो SN2 भी शो करेंगे। डिपेंड्स अपॉन हम लोग मीडियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अगर पोलर मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो SN1 होगा, और अगर नॉन पोलर मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास होने वाला रिएक्शन कौन सा होगा, वो SN2 होगा। होप सो कि आप लोगों का ये पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव रेज आर आल्सो नोन एज, तो कैनार रेज इनको नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं, ये सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और उसके बाद फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर भी डिपेंड ये कर रहे होते हैं। तो हमारी बुक के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो तमाम के तमाम फैक्टर्स को देखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूसेस। बच्चे बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवाना है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन है, मीन से आपने एसिटाल्डिहाइड की बेसिकली रिडक्शन करवानी है। तो एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन के नतीजे में आप लोगों के पास जब अल्कोहल बन रहा होता है तो याद रखिएगा हाइड्रोलिसिस करवा देना, ये हमारे पास रिडक्शन ही होता है, और एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन के नतीजे में आपने बताना था कि कौन सी प्रोडक्ट बनती है अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों को अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो बच्चे हमारे पास मॉर्निंग बैच के अंदर आए हुए चंद एक क्वेश्चन थे जो मुझे रिसीव हुए हैं बच्चों की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्कशन पसंद है, अगर डिस्कशन पसंद है या तो इस वीडियो को लास्ट में करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फी मान अल्लाह हाफिज़।